देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्वेश्चन नंबर 14, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और मल्टीप्लाई विद log x प्लस 1/x²। ठीक है बेटा, dx। अब सब्सटीट्यूशन तो नहीं करना, एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाना है। सही है। जरा ध्यान से देखो कि 1/x² को डेरिवेटिव करके log तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन log x को डेरिवेटिव करूं तो 1/x मिल रहा है, x² नहीं मिल रहा है। log x के डेरिवेटिव से क्या मिल रहा है? 1/x। तो यहां कहीं 1/x नजर नहीं आ रहा, 1/x नजर नहीं आ रहा, तो मैं कर सकता हूं log x, सही है, प्लस 1/x। जब ये एक्स्ट्रा ले रहा हूं तो -1/x प्लस 1/x² dx। क्या ऐसा कर सकता हूं? ध्यान से देखो। अब अगर बेटा अरेंज कर लूं e टू दी पावर x log x -1/x एक साथ कर देता हूं, प्लस 1/x प्लस 1/x² एक साथ कर देता हूं। अब जरा चेक करो, अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये वाला क्या ये fx है? जरा डेरिवेटिव करके देखो इसका। log x का डेरिवेटिव 1/x, -1/x² का डेरिवेटिव प्लस 1/x²। तो क्या ये पूरा fx बन रहा है? और दूसरा क्या बन रहा है? f डैश x। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ex fx हमारा आंसर आ गया, यानी ex मल्टीप्लाई विद log x -1/x प्लस c। ठीक है, ये भी एक था क्वेश्चन, वो भी हो गया। अब तो मुझे नहीं लगता इस एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा डाउट आएगा। ठीक है ना? तो अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्म पर, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमें समझना होगा रैशनल फंक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमें समझना होगा रैशनल फंक्शन। एनी फंक्शन या एनी रियल फंक्शन, यानी f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर and fx is defined as px upon gx. fx is defined as px upon gx where gx is not equal to 0 for any real value of x. ठीक है, and px and qx are polynomial function. याद आया बच्चों कुछ? where px and gx are polynomial function. रैशनल फंक्शन पढ़े थे ना क्लास 11th में? ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन कौन से होते हैं? जहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वही हुए ना पॉलिनॉमियल फंक्शन, लाइक 2x² प्लस 3। ठीक है, 5x प्लस 9। 2 भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है वो। ठीक है ना? तो अगर पॉलिनॉमियल ओवर पॉलिनॉमियल आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। अगर रैशनल फंक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, अगर रैशनल फंक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगती है। समझ गए? जैसे अभी हम क्वेश्चन करके आए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है? हमने फॉर्म पढ़ी पूरी। तो लीनियर भी क्या है? एक पॉलिनॉमियल है, और क्वाड्रेटिक भी क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। तो उसमें भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। समझ गए? तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में भी पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन के बाद ही हम पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो पहली बेटा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन,
कौन से फंक्शंस हैं जो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस होते हैं? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अब ये पूरा मैं ऑब्जेक्टिव मान के चलूंगा, इसी पे हम सारा पढ़ रहे हैं कि पी एक्स है न्यूमरेटर और जी एक्स है डिनोमिनेटर। इफ डिग्री ऑफ पी एक्स, और डिग्री मुझे लगता है सबको पता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इफ डिग्री ऑफ द पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, देन एफ एक्स इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों जैसे रैशनल फंक्शन हमें मिले तो सबसे पहला काम होगा हमारा ये पता लगाना कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है ना, तो क्या देखेंगे हम? डिग्री देखेंगे। डिग्री अगर छोटी है न्यूमरेटर की तो हम समझ गए कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है ना, प्रॉपर के बाद इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या होते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी पी एक्स, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स is greater than equal to degree of gx, degree of px is greater than equal to degree of gx। ठीक है, then function, then fx is a improper function, is an improper function। ठीक है, तो अगर बेटा इम्प्रॉपर फंक्शन है तो उसे आपको प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या स्टेप होगा प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए? ठीक है, कन्वर्ट इट इन प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कैसे बनाओगे? हमें क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री लार्जर है यानी न्यूमरेटर की, उसको gx से कर देना है डिवाइड, gx से कर देना है डिवाइड। वो हम करके आ रहे हैं, याद आया? पिछले उसमें समझाया था। तो आपने कर दिया डिवाइड। जब डिवाइड कर दिया तो मान लो हमारे पास क्वोशिएंट आ गया qx और रिमाइंडर हमारे पास आ गया rx। क्वोशिएंट qx और रिमाइंडर आ गया rx। ठीक है, तो आप इसी फ्रैक्शन को लिख सकते हो, जो अब आपकी ये नई फ्रैक्शन बनी, इसको आप लिख सकते हो px अपॉन gx इज इक्वल टू क्वोशिएंट यानी qx प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर यानी gx। याद आया? अभी समझाया था पिछले सुबह ही। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे क्लियर है? वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ गए बेटा? वो आपने लिख दिया। अब डिग्री ऑफ आर एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स में क्या रिलेशनशिप है? क्या आर एक्स की डिग्री बड़ी होगी जी एक्स से? छोटी होगी, रिमाइंडर तभी आता है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो अब जो ये आउटकम हमारे पास बन के आया, ये वाला, ये अब एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ये क्या है? एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन ये बन चुका है। ठीक है ना, क्या बन गया? प्रॉपर रैशनल फंक्शन।
प्रॉपर रैशनल, जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया तो क्यू तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसमें हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहां लगती है? जब वो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। नाम समझो, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बेटा कि अगर मान लो हमें पता चल गया कि एक फंक्शन आ गया और वो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या मेथड है इसको समझना है हमें। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या मेथड है इसको समझना है। ठीक है ना? तो अब मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए आया, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ वन, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉरी, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन gx, मान लो ये आया। भाई इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। हमने देख लिया कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्या है? एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है ना? तो पहली चेकिंग क्या करनी है कि क्या ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, समझो, रैशनल फंक्शन। ठीक है, और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादातर तो आसान है कि डायरेक्ट फॉर्म पे है। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमने चेक कर लिया। प्रॉपर रैशनल फंक्शन के बाद दूसरी जो कंडीशन आपको चेक करनी है वो आपको क्या चेक करनी है कि क्या डिनोमिनेटर के नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। तो एंड gx हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्या लीनियर सबको याद है? लीनियर फैक्टर पता है? डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है ना? ये होना चाहिए, पहला केस है। क्या पढ़ा हमने? px अपॉन gx हमने देखा जी, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होकर इंटीग्रेशन हो रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करना। ठीक है, वो आपने कर दिया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कहा देखते हैं भाई gx के क्या फैक्टर हैं डायरेक्ट बने हुए हैं या बनाने पड़ रहे हैं। तो मान लो बन के लीनियर फैक्टर्स बन गए। अगर लीनियर फैक्टर्स बन गए तो अब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड नंबर 1 हमें पढ़ना है। समझ गए? मेथड नंबर 1, तो वो क्या मेथड है? अब मैं एक एग्जांपल से ये सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है ना? मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ये हमने एक क्वेश्चन लिया। ठीक है ना? इसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक बनाया और सॉल्व कर लिया, कर सकते हैं ना। लेकिन अभी फिलहाल हम समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन और फिर समझेंगे कि क्यों जरूरत है पार्शियल फ्रैक्शन की, क्योंकि सबके दिमाग में आएगा जब वो मेथड हमने पढ़ ही रखा है, क्वेश्चन ही यही आ रहा है, तो हम इस मेथड को पढ़ें क्यों, है ना? हाँ बेटा, नहीं कोई स्पेसिफाई नहीं होगा, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात समझो कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। मान लो बेटा 2 की जगह 3 फैक्टर हो जाए, उसने कोई ऐसा तो बोला नहीं कि 2 ही फैक्टर हो। 2 की जगह अगर 3 फैक्टर हो जाए तो क्या हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं या 1 बाय क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं? अब तो क्यूबिक हो गया ना, अब नहीं लगा सकते ना, तो आप उसके लिए ये मेथड पढ़ रहे हो। तो पक्का बिना पार्शियल के आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ गए? अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी फ्रैक्शन है, इसको छोटी फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। ठीक है ना? पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसी फ्रैक्शन बननी चाहिए जिनका आप इंटीग्रेशन कर सको। तो अब फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, बस वो मेथड आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीख रहे हो, बाद में इंटीग्रेशन जो होगी वो करेंगे। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं। अगर हमारे पास होते हैं कौन से फैक्टर? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं, तो हम डिवीजन कैसे करते हैं इसको समझो। आप क्या करते हो, जो मेन फ्रैक्शन है लेट एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कैपिटल बी अपॉन सेकेंड फैक्टर
ये आपका रिलेशन नंबर 1 हो गया। बच्चों समझ में आया? ये याद रखना है। नॉन रिपीटेड लीनियर का मतलब है जो लीनियर फैक्टर वो एक ही बार आएगा। जैसे x माइनस 1 इज टू पावर 1, x माइनस 2 इज टू पावर 1, अगर यहाँ पावर 2 या 3 हो गई तो वो फिर रिपीटेड लीनियर कहलाते हैं। अभी क्या है ये? नॉन रिपीटेड, एक फैक्टर एक ही बार है। समझ में आया? ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप उस फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे तो जो डिनोमिनेटर आपको लिखना है वो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट आएगा, a और b। अगर a और b की वैल्यू आप निकाल लो तो आपको ये दो फ्रैक्शन मिल गई, जिनका अगर आप सम करो तो आपको ये बड़ी फ्रैक्शन मिल, यही है पार्शियल फ्रैक्शन। एक बड़ी फ्रैक्शन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। अगर a और b मिल जाए, अब मैं यहां इंटीग्रेशन करूं तो देखो इस बड़ी फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन क्या इन दोनों फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन के सम के बराबर नहीं है? तो बस इन दोनों का इंटीग्रेशन बड़े प्यार से हो जाएगा। a कांस्टेंट होगा, b कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? log mod x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? समझ में आ गया? और अगर आपके पास दिमाग है, बिना इसको ब्रेक किए इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो तो उसके कोई नंबर नहीं कटते। अगर आप a और b की डायरेक्ट वैल्यू पता लगा पाते हो कि भाई मैं ऐसे डिवाइड करके कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो फ्रैक्शन जब सॉल्व होगी तो यही बनेगी, तो उसके कोई नंबर नहीं कटते, वो कर सकते हो आप। ठीक है, अब इधर कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे जैसे पहले किया था। तो देखो कैसे करते हैं, समझो जरा इस बात को। रुक जा, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसको समझो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिया तुम लोगों को समझाने के लिए। देखो बच्चों, अब क्या करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम लो, एक ही बात है। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से। आप क्या कहोगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 होगा। ऐसा कर लिया, ठीक है ना। अब कोई लिखो मत अभी, ध्यान से, बहुत सारी चीजें समझनी है, रुक जाओ अभी। एक क्वेश्चन ध्यान समझो, ax माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ x अरेंज करो, कितना आ गया? a प्लस बी, बाहर x हो गया, प्लस माइनस 2a माइनस बी, कॉन्स्टेंट साथ में हो गया। अब मैं कंपेयर करूं तो राइट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है और लेफ्ट साइड पे कितना है? 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सही है। कांस्टेंट क्या है बेटा? माइनस 2a, और राइट पे क्या है? 0। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस बी माइनस उधर जाके 0 पे 0 हो गया। ये तीसरा, समझ गए? अब वैसे तो ये बहुत आसान इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब 3 हो जाएगा तो a, b और c आ जाएगा। अब 3 आ जाएगा, अब उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। अब ये इक्वेशन चाहे पूरा ऑफ करके बनाओ या डायरेक्ट बनाओ, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। क्या करोगे, ये लाइन आप लिखोगे ही नहीं, आप सीधे ऐसे लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x यानी a प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो गया। कुछ नहीं करना, ये सब सॉल्यूशन का पार्ट है, डिटेल में मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, ठीक है ना। आप वहां से डायरेक्ट कोफिशिएंट बना पाओगे, माइनस 2a माइनस बी। और जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कोफिशिएंट उससे गलत हो जाता है, पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। और पेपर में ये इक्वेशंस दिखानी जरूरी है, उसे इससे मतलब है कि इक्वेशन बनाई कि नहीं आपने, ये बनानी है आपको, बना दी आपने। अब मेथड सीखो शॉर्टकट। क्या करना है कि जैसे डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर x माइनस 1 को रख दो 0, आंसर आ गया 1, ठीक है ना। x माइनस 1 को क्या रख दिया? 0, x कितना आ गया? 1, ठीक है ना। वैसे 0 कभी होगा नहीं, इसीलिए वो रफ वर्क है, पेपर में नहीं दिखाना कि बाई सब्सटीट्यूटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सिंप्लीफाई, तुरंत 0 काट देगा पूरे, ठीक है ना, ऐसे किया। अब आपको इस 1 को यहां रखना है, देखो ये 0 हो गया, इधर रखो तो 1 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 1, और इधर कितना हो गया? 1, तो a कितना आ गया? सीधे a माइनस 1 आ गया। समझ में आ रहा है?
अब मैं चाहूँ तो यहाँ इसको यूज कर सकता हूँ, ए को, ए -1 आया ना, 1 डाला, 1 -2 -1 और इधर 1, वो तो 0 हो गया, ठीक है। a -1 आ गया। अब b के लिए करो, x -2 को रखो 0, x कितना आ गया बेटा 2, तो x जब 2 आ गया तो ये 0 हो गया, 2 -1 1, और इधर कितना आ गया 2, b कितना आ गया। इस तरीके से आप ये मेथड से फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं लिखा गया। अभी धीरे धीरे समझोगे कि इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ेगी। यहां तो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी जरूरत क्यों है और ये क्यों लिखना जरूरी है। आगे अब आप उसे जब रफ में कर दोगे तो बस यहां ऐसे लिखोगे, बाई सॉल्विंग, जितनी मर्जी इक्वेशन हो, 2 हो 3 हो 4 हो, बस आप में लिखना है बाई सॉल्विंग, और सॉल्व कुछ नहीं करना, बाई सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 2। क्या ये एक आसान क्वेश्चन में पूरा मेथड आप समझ गए क्या क्या करना है। अब a और b की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में था हमारे पास x अपॉन x -1 x -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन x -1, आपने a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू बेटा 2 इंटू 1 अपॉन x -2। आप चाहो तो इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, यही फ्रैक्शन मिलेगी, उसी से तो आया आंसर। तो अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू। तो क्या आ गया, माइनस लॉग मॉड x -1 प्लस 2 लॉग मॉड x -2 प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्या समझ में आया पूरा क्वेश्चन। हाँ भाई अंश, कोई दिक्कत तो नहीं, सब क्लियर है, ठीक है, नोट करो। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि भाई वो तो पता चल गया कि भाई फिर मुझे जरूरत क्या है, मैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से ही कर लूंगा। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x +1 अपॉन x -1 x -2 x -3 dx, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करोगे भाई, ये तो रैशनल फंक्शन आ ही गया, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल। फिर चेक करो कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, जरा चेक करो, इम्प्रॉपर है प्रॉपर है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो प्रॉपर होता है, प्रॉपर है तो कोई डिवीजन नहीं करनी, डायरेक्ट मेथड। मेथड में कौन सा मेथड, अभी हमने एक ही पढ़ा है, नॉन रिपीटेड लीनियर। पहला देखो लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, दूसरा लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, तीसरा लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है। क्लियर है बच्चे, क्या आ गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ गए, मैक्सिमम 3 आते हैं। और अगर 4 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं तो समझ जाओ मेथड कुछ और है, वो भी अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। करेक्ट, जो फ्रैक्शन ब्रेक करने के कांस्टेंट है ना, वो याद रखना 3 से ऊपर नहीं होंगे। कौन सा वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान ले पार्शियल फ्रैक्शन का आ भी रहा है तो 5 नंबर का है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, बस वही बाहर से हो गया और क्या हो गया, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाती है ना। x +1 अपॉन x -1 x -2 x -3, ऐसा थोड़ी कि कहीं बहुत दूर से क्वेश्चन लेके चले आएंगे जो बच्चे सॉल्व ही ना कर पाए। प्लस, हाँ हाँ जी, बस वही रहता है, कोई मुश्किल थोड़ी होता है, जो रोज पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ रहा है, प्रॉपर वे में पढ़ रहा है, ठीक है। एक एग्जाम को तैयार करने की ना उसकी एक अलग तैयारी होती है, अगर आपने हर एक जगह से वो चीजें तैयार कर ली हैं तो आप उस एग्जाम में अच्छा करोगे। जो भटक करके पढ़ता है वो नहीं कर पाता,
कि नहीं ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कर लूं या वेरी सिंपल कर लूं, ऐसा नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड होता है हर पेपर का, ठीक है ना। ये आ गए हम यहां तक। देखो हर एक लीनियर थे तो सबके लिए सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट हमने लगाया। क्लियर है बच्चों? अब देखो x+1, ध्यान से समझना, x+1 a इंटू, अब क्या आ जाएगा हमारे पास? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा, b कितना हो जाएगा? x-3, यस, प्लस c, करेक्ट है। अब इक्वेशन बनानी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, देखो x+1, अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज करेंगे। यहां पे मैं ब्रैकेट को ऑफ कर रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला लगा के? x+a इंटू x+b वाला। क्या होता है? x² a+b इंटू x प्लस ए बी। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं? लिख देता हूं एक बार, भूल गए होगे, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ करते करते सबको आदत पड़ जाती है। x+a इंटू x+b, x² प्लस a+b इंटू x प्लस ए बी। याद आया? 8th और 9th में पढ़ा था ये फॉर्मूला, है ना? है ना? 8th 7th 8th में भी होता है, ठीक है? क्लियर? कोई बात नहीं, ऑनलाइन में भी मेहनत हुई थी, ऐसी बात नहीं है ना? ऑनलाइन की बेइज्जती कर देता है तू। अब इधर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ गया? x² -2 -3, बेटा a और b सीधे लिख दूं, -5x प्लस 6 प्लस b इंटू x² -4x प्लस 3 और प्लस c इंटू x² -3x प्लस 2, ठीक है ना। अब ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, ध्यान से समझना है कि मैं कंपेयर कैसे करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² पे ध्यान दो, तो देखो a इंटू x², b इंटू x² प्लस का चल रहा है, प्लस c इंटू x²। सब में से x² कॉमन ले लूंगा तो a प्लस b प्लस c बाहर आ गया x²। तो उस स्टेप से हम बचे। हमारे पास अब क्या आ जाएगी इक्वेशन? तो दिस इंप्लाइज a प्लस b प्लस c और लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ x² 0 है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। करेक्ट है बेटा? अब आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करो, a -5, b -4, c -3, ठीक है ना। तो क्या बने कोफिशिएंट? -5a -4b -3c इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x है 1। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, 5a प्लस 4b प्लस 3c -1, इक्वेशन नंबर 3। सही है? समझ में आ रहा है? नहीं? क्या नहीं समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ x² समझ में आया? कांस्टेंट को समझो, a इंटू -5 से ऐसे ब्रैकेट खुलता जाएगा, b -4, ये रहा बेटा। सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ x हम कंपेयर कर रहे हैं तो इधर कितना है? 1, तो आ गया 1। पहले में कोफिशिएंट ऑफ x², ये कह रहा है, हाँ, तो देख कोफिशिएंट ऑफ x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 0, 0 x²। इसका मतलब ax², bx², cx², तीनों से x² बाहर, क्या बना? a प्लस बी प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ x² है, लेफ्ट पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है ही नहीं, x², तो इसका मतलब 0 है। अब अभी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब कांस्टेंट कंपेयर करके देखो, तुम लोग सोचो क्या बन पाएगा कांस्टेंट। वेरी गुड, 6a, यस, प्लस इज इक्वल टू 1। शाबाश, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट है? अब ये तो हमने बना लिया। अब इन 3 इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने बैठूं तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और कोई बहुत दिमाग लगाया नहीं, मैट्रिक्स मेथड मैंने पढ़ा हुआ है, तो 6 नंबर का तो क्वेश्चन यही बन गया मैट्रिक्स मेथड का, कि भाई ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इक्वेशन ऐसे ही रहने देनी है। अब हम अपने आते हैं रफ वर्क पर।
देखो रफ वर्क क्या कहता है, सबसे पहला मैं फ्रैक्शन लूंगा x माइनस 1 0, x कितना आ गया बेटा 1, x1 आ गया, तो देखो b 0 हो गया, c 0 हो गया, यहां रखो सीधे 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2, और इधर कितना है प्लस 2, 1 रखा है ना, तो 2 से 2 डिवाइड होकर के a कितना आ गया, a आ गया 1। सबको समझ में आया? फिर दूसरा लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया 2, अब x को 2 रखो, a 0 हो गया, c 0 हो गया, इधर आ जाओ 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 1, 1 माइनस 1, यस, ओवरऑल क्या बन गया बेटा माइनस 1 इधर बन गया, और इधर कितना बन गया 3, तो b कितना आ गया, b आ गया माइनस 3। अब तीसरा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया 3 आ गया, x कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब x को 3 डालूं तो a 0 b 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, यानी उधर बन चुका है 2c, और यहां 3 रखो बेटा 4, तो 2 2 जा 4, c कितना आ गया हमारा, c आ गया हमारा 2, निकाल लिया हमने। अब बस कुछ नहीं करना, वो तो हमने कर लिया रफ में अपना काम, अब मुझे क्या करना है पाई सॉल्विंग, जबकि मैंने सॉल्व किया ही नहीं, है ना। बाई सॉल्विंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट a इज इक्वल टू बच्चों, a आया 1, b आया माइनस 3, c आ गया 2। जब ये तीनों वैल्यूज आ गई, अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पे, फ्रॉम फर्स्ट हमारी फ्रैक्शन थी x प्लस 1 अपॉन, फ्रैक्शन थी हमारी x प्लस 1 अपॉन, है ना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये बड़ी फ्रैक्शन थी, a कितना निकला था 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1, b बेटा 3 था शायद, माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, c निकला था 2, 2 अपॉन x माइनस 3, तो ये 3 फ्रैक्शन ब्रेक होके बनी है इस फ्रैक्शन के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3। क्या क्लियर है? अब देखो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गई, लॉग मॉड x माइनस 1, माइनस 3 बाहर बेटा, लॉग मॉड x माइनस 2, और प्लस 2 बाहर, लॉग मॉड x माइनस 3, और इन सब का आ गया प्लस c। क्लियर हो गया? ठीक है ना, समझ गए? तो इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करोगे। तो पहला हमने कौन सा पढ़ लिया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब दूसरी फॉर्म, हाँ अब आगे पढ़ते हैं, वही बढ़ती जा रही है, ठीक है। सेकंड है बेटा repeated linear factor, denominator has repeated linear factor, या gx has repeated linear factor, समझ जाओगे ना। अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर समझते हैं एक एग्जांपल से कि भाई रिपीटेड लीनियर फैक्टर कैसा होगा, ठीक है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। अब आप देखो पहले तो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, डिग्री है 1, नीचे आ जाएगी 3, है ना, प्रॉपर हो गई। अगर प्रॉपर है तो पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हुए अब केस देखो भाई कौन सा मेथड लगने वाला है। तो हमने ये देखा कि जो पहला फैक्टर है वो लीनियर तो है लेकिन पावर 2 है, मोर देन 1 पावर हो गई तो वो क्या हो गया, रिपीटेड हो गया, ठीक है ना। दूसरा बेटा क्या है, नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड फैक्टर को कैसे लिखते हैं पढ़ चुके हैं, रिपीटेड को कैसे लिखना है वो हमें पढ़ना है, बात समझ गए, ठीक है ना। अब क्या करोगे,
ब्रेक करना सीखेंगे। लेट, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। बच्चों जो रिपीटेड है ना उसको दो कांस्टेंट की हेल्प से ब्रेक किया जाता है, जैसे a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर तीसरा है c अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, फ्रैक्शन बनाना सीखो दोबारा से। x माइनस 1 स्क्वायर है तो स्टार्ट कहां से होगा, पावर 1 से, a अपॉन एक्स माइनस 1 पावर 1, फिर अगला कांस्टेंट बेटा प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर। अगर ये 3 होता तो क्या लिखते हैं हम, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब, तब 3 हो जाते कांस्टेंट। और शुरू कैसे होता, 1 2 3। ठीक है, जैसे बेटा x माइनस 1 स्क्वायर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर को प्रेजेंट करने का क्या मेथड है, पावर 2 है तो a अपॉन एक्स माइनस 1 पावर 1 प्लस b अपॉन, तो जो ये x माइनस 1 है फिर स्क्वायर, और यहां आप खत्म हो गया क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर ये क्यूब होता पावर 3 तो लिखते a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब, ये लिखते हैं हम। बात समझ में आ रही है, और फिर प्लस d अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है ना, अभी क्या हुआ, 2 तक खत्म। अब तीसरा जब 2 को देखा हमने x माइनस 2 को, तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर है तो कितनी बार आएगा, ये एक ही बार आ जाएगा, c अपॉन, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फ्रैक्शन ब्रेक करना समझ गया बेटा। अब करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 गया, कितना आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू कितना आ गया बेटा, x माइनस 2 आ गया, और c इंटू कितना आ गया, x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, अब लिखना बिल्कुल बंद करो। अब हम बात करेंगे सीधे कंपैरिजन की। भाई कंपेयर करना है, अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हो, इस ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हो। अगर थोड़ा दिक्कत है तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़े प्यार से कर पाओगे। देखो मैं करता हूं एज अ प्रैक्टिस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर है, सिंगल एक्स स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोलोगे बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां आएगा, यहां तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज c। तो इसका मतलब क्या बनना चाहिए, कहां पर, अच्छा हाँ सॉरी यहां पे c लिख देते हैं। ठीक ठीक ठीक, वो ब्रैकेट बना दिया c, ठीक है ना। अब हटाई देते हैं, बात समझ में आ रही है ना। ये हो गया प्लस c इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 नहीं आएगा, क्या था, एक्स माइनस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 1। अभी ठीक है, अब देखो, अब जरा चेक करो, बात क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर इन दो जगह पर है, तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना, a प्लस सी, और लेफ्ट साइड पर है 0, इक्वेशन नंबर 3। क्या सही है, बात समझ में आ गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, हाँ अच्छा, ठीक है, पहला क्लियर। अब दूसरा चेक करना है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की तरफ चलो, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो -3x बनेगा, जो फॉर्मूला पिछला लिखा था, -3x ना, नहीं है तो ओपन कर लेना। ठीक है, -3x मल्टीप्लाई विद a, यानी -3a तो यहां होगा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहां पर भी होगा b, तो मैं ऐसे लिखता जाता हूं, -3a प्लस b, क्या यहां कोफिशिएंट ऑफ x होगा, -2a भी बनेगा, तो -2c, और राइट पे कोफिशिएंट, लेफ्ट पे कितना है, 1। समझ में आया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्या एक और इक्वेशन बनेगी, कांस्टेंट बनेगी, इसको ओपन करोगे तो 2 आएगा, 2 से a मल्टीप्लाई हुआ, कितना बन गया बेटा, और इसको ओपन करोगे तो
-2b, और इसको ओपन करोगे तो +b² यानी c कांस्टेंट इज 1। बताओ जल्दी। और नहीं आए तो ब्रैकेट पूरे खोल डालने, जिसको दिक्कत हो रही है तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये इक्वेशंस बन गई, अब इन्हें हमें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है ना, करते हैं सॉल्व। कॉन्सेप्ट कौन सा? अपना रफ वर्क वाला, वे को सॉल्व नहीं करना, बस आंसर करना है। ठीक है ना। लेकिन अब आपको इक्वेशन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन का कोई काम नहीं आया, दूसरे में काम नहीं आया, अब तीसरे में देखो बिना इक्वेशन के काम नहीं चलेगा। मैं पहला फैक्टर ले रहा हूं, x -1 0, x आ गया 1। x अगर 1 रखूंगा तो a 0 हो गया, c 0 हो गया, इधर कितना आ गया -1, और इधर कितना हो गया 2। तो हमारे पास b कितना आ गया बच्चों? b कितना आ गया? -2 ना, b -2 आ गया। फिर दूसरा लो, x -2 को रखो 0, यही तो ले सकते हो। अब x आ गया 2, रखो जरा कितना आया, यहां पे रखना ना सारा, ये 0 हो गया, b 0 हो गया, 2 -1 1 हुआ, 2 + 1 3 हुआ, c कितना आ गया? अब मुझे बताओ कि a निकालने के लिए क्या कुछ पुट करने का बचा है हमारे पास, है ना। अब सिर्फ क्या बचा? इक्वेशन ही तो होगा। a + c इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, बिना इक्वेशन के नहीं कर पाओगे ना। अब वो मेथड फ्लॉप हो गया ना, तो एनसीईआरटी इसीलिए उस मेथड को नहीं करता है। ठीक है ना, समझ गए। तो कभी लीगल काम नहीं करता, वो मेथड करता जो सब पे एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चालाकी कर लेते हैं, इसको उसको मिला करके एक नया बना लेते हैं। समझ गए, तो ये ध्यान रखना होता है। तो अब 3 डालो यहां पर सीधे किसमें, सी में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a की वैल्यू आ गई -3। तो ये हमारा इजी हो जाता है, इसलिए दोनों मेथड पढ़ना जरूरी है, पेपर में उसे एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, देख c की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूट तो यही 2 फैक्टर थे, तो बेटा x -1 2 जगह है, यहां पर भी और यहां पर भी है, तो a कभी हो ही नहीं सकता, a आ ही नहीं सकता पुट करके, क्योंकि उसमें x -1 भी x -2 भी है। कैसे आएगा? वो तो 0 ही रह जाएगा हर बार। ठीक है ना, समझ में आया? अभी क्लियर हो गया। अब ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। कितना आ रहा है? -2 3 -3। अगला हमारा क्या काम है? बिना सॉल्व किए हमें क्या लिखना है? बाई सॉल्विंग। मार्क्स नहीं मिलते ना, हाँ, तो उसको लिखना ही नहीं है ना, हम तो ये काम करेंगे बाई सॉल्विंग। ठीक है, तो बाई सॉल्विंग, अब उसे पता भी चल गया कि उसने किया भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उस बंदे ने लिख दिया बाई सॉल्विंग, भाई मैंने निकाला है ये। ठीक है, बाई सॉल्विंग थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ सेकंड थर्ड फोर्थ। उन्होंने शॉर्टकट तो कराया होगा, उन्होंने कहा पूरी इक्वेशन सॉल्व करो, नहीं मत करना, फिर तो करते ही रह जाएंगे। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ए कितना आ गया बच्चों? ए आ गया -3, बी कितना आया था? -2, और सी कितना आया था? 3। एक बार रीचेक कर लें, सही है। बी -2, ए कितना आया? -3, सी आ गया 3। ठीक है, अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन, फ्रैक्शन थी हमारी x + 1 अपॉन x -1 होल स्क्वायर, x -2 इज इक्वल टू, a की जगह आ गया -3 अपॉन x -1 स्क्वायर, प्लस b की जगह आ गया -2 अपॉन, नहीं इधर x -1 आएगा, x -1 प्लस -2 अपॉन x -1 स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन x -2। तो ये 3 फ्रैक्शन बन गई। इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3। -3 को बेटा बाहर किया, क्या इंटीग्रेशन आएगी? log mod x -1। -2 को बाहर किया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? बिल्कुल ठीक है, लीनियर है, तो x टू दी पावर -1
-2 + 1 कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, प्लस 3 log mod x - 2 + c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -3 log mod x - 1, ये -1 बचेगा बेटा, प्लस 2 अपॉन पावर -1 नीचे आकर के हो गई +1 और प्लस 3 log mod x - 2 + c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। अब जल्दी से मैं थर्ड पार्ट समझा देता हूं, ठीक है, तो और जो कि सारा का सारा पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना तुम लोगों को बेसिक आ जाए। ठीक है ना। अभी और भी इसमें क्वेश्चंस है, और भी कुछ टाइप्स पढ़नी है, सब टाइप्स पढ़नी है फिर, ठीक है ना, जो चालाकी वाले क्वेश्चन होते हैं। ये तो अभी सीधे साधे चल रहे हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट, व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक समझ गए, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन में आ गया x + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x - 1 dx। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को देखेंगे, डिसाइड करेंगे प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। बताओ, प्रॉपर है, प्रॉपर है तो चलेंगे, नीचे देखते हैं फैक्टर भी है, तो इसका मतलब रैशनल फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यानी पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब हमने क्या किया, फैक्टर की तरफ हम गए, तो हमने देखा कि भाई एक फैक्टर तो क्वाड्रेटिक है, x² + 1 रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है, इस पे पावर 1 है, नॉन रिपीटेड, रिपीटेड वाला सिलेबस है तो, लेकिन आएगा नहीं, उसमें काफी ज्यादा हो जाएगा, इतना ही आता है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, लीनियर है, रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, तो हमने दोनों फैक्टर देख लिए। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, लेट x + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x - 1, और बेटा इनकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। अब जैसे x² + 1 है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर का न्यूमरेटर बनाना है, हमें पता है लीनियर का कैसे बनाते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। नॉन रिपीटेड का कैसे बनाते हैं, A अपॉन सिंगल पावर, B अपॉन फिर स्क्वायर, C अपॉन क्यूब, D अपॉन पावर 4, ऐसे बढ़ता है। अब क्वाड्रेटिक का न्यूमरेटर कैसे लिखते हो, क्वाड्रेटिक का न्यूमरेटर आप एक लीनियर कंसीडर करते हो, यानी ax + b। क्या कंसीडर करते हो, ax + b, और नीचे ये आप फैक्टर लिख देते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक भी हो सकती है बच्चों, बस क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, x² होना चाहिए, है ना, प्लस अब एक कांस्टेंट बचा c अपॉन x - 1। बात क्लियर हो गई। मान लो x - 1 पहले और x² + 1 बाद में हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a अपॉन x - 1, उसे लिखोगे bx + c अपॉन x² + 1, ठीक है। मान लो ये पहले हो जाए और बाद में हो जाए, कोई बात नहीं, इसको लिखा a अपॉन x - 1 और उसको लिखा bx + c अपॉन x² + 1। यानी जब भी आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना है तो उसका न्यूमरेटर लीनियर होना चाहिए, जब भी आपको लीनियर फैक्टर लिखना है उसका न्यूमरेटर एक कांस्टेंट होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, कितना बन गया, ax + b इंटू x - 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू x² + 1 हो जाएगा। अब आ जाओ कंपेयर करने पर, फिर लिखना बंद कर देना, आराम से देखो। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो क्या क्या बन रहा है, ax इंटू x, कोफिशिएंट ऑफ x² एक a बन रहा है, और कहीं कोफिशिएंट ऑफ x² बन रहा है, c बन रहा है, a + c कोफिशिएंट ऑफ x² 0, इक्वेशन नंबर 2, सही है।
अब बेटा आपको ध्यान देना, x है तो x का कोफिशिएंट बनेगा। क्या a x का कोफिशिएंट बना पाएगा? जब ax -1 से मल्टीप्लाई होगा तो जरूर बनाएगा, -a कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। फिर c नहीं बना पाएगा, लेकिन b बना सकता है, इज इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, क्लियर है सबको? अब रह गया बस कांस्टेंट। कांस्टेंट पे चलूं तो कांस्टेंट a तो कभी नहीं बना पाएगा, कांस्टेंट a कभी नहीं बना पाएगा। ठीक है b बना सकता है और प्लस c। इक्वेशन नंबर कांस्टेंट 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, चारों इक्वेशंस आ गई। अब क्या करना है? वही रफ वर्क, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो रफ वर्क क्या बोलेगा? हम लेंगे x² + 1 को 0 रखने से कोई फायदा होगा? क्योंकि x² हो जाएगा -1, वो तो इमेजिनरी देगा, तो ये तो यही फ्लॉप हो गया। बस एक ही वैल्यू निकाल सकते हो आप, x -1 को 0 रखा, x आ गया 1, निकालो जरा। ये पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो c कितना आ गया बेटा? c 2 आ गया ना, 1 आ गया ना, डिवाइड होगा। ठीक है ना, अब बस c से ही सारी वैल्यूज निकालनी है। c को यहां रखा, ठीक है, कितना रखा? 1, तो b कितना आ गया? 0। b कितना आ गया? b आ गया 0। अब बस क्या चाहिए? a चाहिए, a + c, फिर c को यहां रख दिया, a कितना आ गया? a कितना आ गया? -1। तो इक्वेशन की इंपॉर्टेंस सबको क्लियर हो ही गई होगी। अब बाय सॉल्विंग लिख लोगे, बार बार वही लिख रहा हूं, सबको क्लियर ही है। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पे, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में बेटा हमारे पास फ्रैक्शन है x + 1 अपॉन x² + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x -1। a की जगह आप क्या रखेंगे? -1, यानी -x। b की जगह 0 रखेंगे, नीचे आ गया x² + 1 प्लस c की वैल्यू कितनी निकाली है? 1, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? x -1। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू। अब पहले वाले में आइडिया लग गया होगा क्या करना चाहिए सबको, पक्का? हाँ, कौन सी फॉर्म बेटा? f' अपॉन fx वाली, ठीक है ना। तो हमने कर दिया -1/2। तो देखो ये फॉर्म कितना फायदा देती है, नहीं तो वहां फालतू में पुट करो, फिर आंसर करो, है ना, फिर t को चेंज करो। तो ये हमारे पास आ गया -1/2 log mod x² + 1 प्लस log mod x -1 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के यही 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आप सीख चुके हो। फर्स्ट पार्ट में अगर एक बेसिक क्वेश्चन आता है तो पहले पता लगाना है जी प्रॉपर है, ठीक है, या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की तरफ अभी हम गए नहीं, ठीक है ना, प्रॉपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं, थोड़ा इम्प्रॉपर समझ लेते हैं जो कि क्वेश्चन कर पाओ। मान लो इम्प्रॉपर आ गया, प्रॉपर उसको डिवाइड करोगे आप, लिखोगे फ्रैक्शन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो जो ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हो गया ये प्रॉपर हो गया। I1 आपका Q का इंटीग्रेशन हो गया और I2 आपका ये जो नया इंटीग्रेशन बना। समझ गए बच्चों? अब इस I2 में इन तीनों में से कोई ना कोई मेथड लगेगा, फिर उसे सॉल्व कर लो। I चेंज विद I1 प्लस I2। समझ में आ गया? क्लियर? तो यही था पार्शियल फ्रैक्शन।